हेलो लर्नर। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जनसंख्या संगठन के बारे में। विश्व जनसंख्या संगठन है क्या, उसके साथ में हमने पढ़ा था लिंगानुपात क्या है, विश्व में लिंगानुपात की क्या स्थिति है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे, हमने आयु लिंक पिरामिड भी पढ़ा था विभिन्न देशों के साथ में, विभिन्न उदाहरणों के साथ में, ग्राफ के साथ में। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, नगरीय ग्रामीण संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहां अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी वे क्षेत्र जहां पर अधिकांश लोग कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगे हुए होते हैं, उससे संबंधित कार्य करते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। मतलब नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादातर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लगी हुई होती है। वो ज्यादातर विनिर्माण उद्योग या नौकरी पेशा वगैरह करते हैं, नौकरी कार्य करते हैं। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लगे हुए होते हैं अधिकांश लोग नगरीय क्षेत्र में। अब पढ़ेंगे द अर्बन सेंचुरी। ये कुछ ग्राफ है, मैप के द्वारा बताया हुआ है। 50 years ago 30% of world population lived in urban setting, यानी नगरीय क्षेत्र में 30% जनसंख्या रह रही है, निवास कर रही है। तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री मोर पीपल लिव इन सिटीज देन डू नॉट इन 10 years। दिस नंबर विल रीच अबाउट 60%, मतलब 60% जनसंख्या अभी नगरीय क्षेत्र में रह रही है पिछले 10 वर्षों में। और द वर्ल्ड सपोर्टेड 411 cities that each contain more than 1 million inhabitants। ये कुछ सिटीज है जो विश्व की सबसे बड़ी सिटीज है, वो दर्शाई हुई है कि उनमें कितनी पॉपुलेशन जनसंख्या निवास करती है, उसके बारे में इस मैप में बताया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसमें पहले नंबर पर है टोक्यो जो है जापान में, और दूसरे नंबर पे है न्यूयॉर्क जो यूएस में है, यूएस का देश है। तीसरे नंबर पर है मैक्सिको सिटी, ये उत्तरी अमेरिका में है। चौथा देश है सियोल साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया का देश है सियोल। और पांचवा देश है साओ पोलो ब्राजील, मतलब ये ब्राजील में निवास करती है 5 नंबर पर। छठे नंबर पर है जकार्ता, ये इंडोनेशिया का देश है। सातवें नंबर पर है ओसाका कोबोटो, ये भी एक क्योटो, ये भी एक जापान का शहर है। और 8वें नंबर पर है दिल्ली, ये इंडिया का देश है, हमारा देश का राजधानी, वो 8वें नंबर पे आती है। 9वें नंबर पर मुंबई, ये भी हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। और 10वें नंबर पर है लॉस एंजलिस, ये भी यूएस का देश है एक। 11वें नंबर पर है क्यारो, ये इजिप्ट यूरोप का देश है, मतलब यूरोप में स्थित है। 12वें नंबर पर है कलकत्ता, इंडिया, मतलब ये इंडिया का देश है। 12वें नंबर पर कलकत्ता। 13वें नंबर पर है मेलिनिना फिलीपींस, ये फिलीपींस की शहर है एक। 14 नंबर पर शंघाई चाइना, ये चाइना का देश है 14 नंबर पर। 15 नंबर पर है ब्यूस एरिया, अर्जेंटीना की शहर है। अब हम पढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन में चयनित देश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कुछ चयनित देश हैं
उनका हम लिंग संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के द्वारा उनका कुछ तुलना करेंगे कि कितना शहर में कितनी जनसंख्या रह रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो ये डॉट डॉट लाइन में दिखाया हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और जो क्यूब में ब्लैक के स्थान, स्क्वायर में ब्लैक की तरह दिखाया गया है वो नगरीय क्षेत्र है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ग्राफ में नीचे की तरफ ग्रामीण नगरीय संगठन में कुछ चयनित देशों के नाम लिखे हुए हैं, और लेफ्ट साइड में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बताई गई है। ये फिनलैंड का है। ये फिनलैंड में ग्रामीण क्षेत्र में 986 लिंगानुपात है, और नगरीय क्षेत्र में 1083 लिंगानुपात है, जो कि ज़्यादा है शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। ये कनाडा में है। कनाडा का ग्रामीण क्षेत्र में 941 है, और शहरी क्षेत्र में 1040 है। और न्यूजीलैंड में 935 है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 1051 है। ब्राज़ील में ग्रामीण क्षेत्र में 908 है, शहरी क्षेत्र में 1063 है, जो काफ़ी अंतर है इसमें। और जिम्बाब्वे में ये उल्टा हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में 1129 है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 1007 है। मतलब यहाँ पर जिम्बाब्वे में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कम है। वैसे जिम्बाब्वे का लिंगानुपात अच्छा है। नेपाल में भी उल्टा है। नेपाल में भी ग्रामीण क्षेत्र में 1012 लिंगानुपात है, और शहरी क्षेत्र में 939। ये कुछ 2000 के चयनित देश हैं, उनके ग्राफ के द्वारा मैंने आपको कुछ समझाया है कि किस प्रकार लिंगानुपात है इन देशों का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में। अब हम ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन? ये कुछ चयनित देशों का है जो हमने ग्राफ के द्वारा पढ़ा था। अब हम उसको समझ लेते हैं पॉइंट के द्वारा। आप अपने नोट्स में इसे लिख सकते हैं, आगे आपके काम आएगा। पहला पॉइंट है हमारा, कनाडा फिनलैंड जैसे पश्चिमी राष्ट्रों में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम है। हमने अभी पीछे देखा था कनाडा और फिनलैंड का लिंगानुपात कितना है। हम जब उनमें नगरीय क्षेत्र मतलब शहरों में लिंगानुपात ज़्यादा है, और इसके विपरीत लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में कम है। ये कुछ कारण हमने पढ़े थे जिनके कारण भी ये लिंगानुपात प्रभावित होता है। जिम्बाब्वे एवं नेपाल जैसे अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक है। हमने पिछले 2 देशों में पढ़ा, अभी देखा था कि जिम्बाब्वे और नेपाल में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात कम है। पश्चिमी राष्ट्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक है। मतलब पश्चिमी राष्ट्रों में ग्रामीण में पुरुष अधिक रहते हैं, और पिछड़े एवं विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक है। मतलब पिछड़े जो देश अभी विकासशील या पिछड़े हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक है। पश्चिमी देशों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण शहरी क्षेत्रों की ओर महिला प्रवास अधिक करती है। मतलब वहाँ पश्चिमी देशों में कुछ कल्चर ऐसा है जिसके कारण वहाँ महिलाएं अपनी नौकरी या कुछ रोजगार के अवसर में वो ज़्यादा शहरी क्षेत्रों के तरफ पलायन ज़्यादा करती है। और विकसित देशों में कृषि मशीनरीकृत एवं पुरुष प्रधान है। मतलब जो देश विकसित है वहाँ पर ज़्यादातर कृषि पुरुष प्रधान है, और जो मशीनरी के कारण होती है, जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के लिंगानुपात कम है। विकासशील देशों में कृषि में महिलाओं की सहभागिता अधिक होने से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला का प्राधान्य है। मतलब जो विकासशील और पिछड़े देश है वहाँ पर महिलाएं कृषि में ज़्यादा संलग्न है। महिलाएं यहाँ कम प्रवास करती है शहरों की ओर रोजगार के अवसर में। इसके विपरीत वो कृषि कार्य में करती है, वो कृषि कार्य में अपनी सहभागिता अधिक है। और इन विकासशील देशों में कृषि
ग्रामीण प्रधान होता है, महिला प्रधान है। विकासशील देशों एवं पिछड़े राष्ट्रों में नगरों में आवास की कमी है। मतलब जो विकासशील देश है वहाँ पर रहने की व्यवस्था कम है, वहाँ उनकी कमी है आवास की, जिनके कारण भी लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। रहन-सहन की उच्च लागत, मतलब विकासशील देशों में जो नगरों में रह रहे हैं उनका रहने और खाने का जो खर्चा है वो अधिक आता है, जिसके कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक होता है विकासशील देशों में। रोजगार के अवसरों की कमी, मतलब विकासशील देशों में रोजगार में कमी होती है, रोजगार के अवसरों में कमी होती है, उनके कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक होता है। और विकासशील देशों में शहरों में सुरक्षा भी कम होती है, जिनके कारण भी महिलाएं नगरों की ओर प्रवास कम करती है, सुरक्षा की कमी के कारण भी। अब हम साक्षरता के बारे में पढ़ लेते हैं। किसे कहते हैं साक्षरता? हम भारत में साक्षरता दर से आज से है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। मतलब भारत में साक्षरता दर की परिभाषा क्या है कि वो 7 वर्ष से अधिक आयु वाला होना चाहिए और वो मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, साथ में पढ़ लिख सकता हो और जिसमें साथ में वो गणित का कुछ कार्य भी कर सकता हो, मतलब गणित के कुछ जोड़ बाकी भी कर सकता हो, उसे भारत में साक्षर गिना जाता है। मतलब यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाला, साथ में पढ़ लिख सकता हो और उसके साथ में वो कुछ गणितीय विधियां या गणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता हो या गणितीय परिकलन कर सकता हो, उसे भारत में साक्षर गिना जाता है। साक्षर जनसंख्या सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है। मतलब जिस देश में जनसंख्या ज्यादा साक्षर होती है वो सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता व सरकारी नीतियों का बोध होता है। मतलब इसमें रहन सहन के स्तर में बढ़ोतरी होती है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता होती है व सरकारी नीतियों का बोध होता है। अब हम व्यवसायिक संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यवसायिक संरचना यानी कार्य या कामकाज करने की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। किसे कहते हैं व्यवसायिक संरचना? व्यवसायिक संरचना से अभिप्राय है कार्यशील जनसंख्या के लोगों का विभिन्न व्यवसायों तथा कृषि, वाणिज्य, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन सेवाओं परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में संलिप्तता से है। मतलब व्यवसायिक संरचना से अभिप्राय है वह जनसंख्या यानी 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों के विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने की स्थिति को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। यानी 15 से 59 आयु वर्ग के लोग किस कार्य में लगे हुए हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उसको व्यवसायिक संरचना कहते हैं। या यानी वो किस कार्य में कर रहे हैं, कृषि में लगे हुए हैं, ये वानिकी यानी वन वन के कार्यों में लगे हुए हैं, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन कर रहे हैं, विनिर्माण यानी वो किसी उद्योग धंधे में लगे हुए हैं या किसी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण कार्य यानी कोई मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना आदि कार्यों में लगे हुए हैं, परिवहन यानी वस्तु या गाड़ी का परिवहन करना, रेल परिवहन आदि में या ट्रक वगैरह चलाना, सेवाओं मतलब डॉक्टरी, टीचर आदि सेवाओं में लगा हुआ ना, संचार कार्य यानी टेलीविजन के कार्यों में लगा हुआ या अन्य कार्य भी हो सकते हैं जिनमें व्यवसायिक संरचना, इनको व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। और व्यवसायिक क्रियाओं के प्रकार क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं एवं पंचक क्रियाएं। मतलब ये 4-5 प्रकार की होती है। हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कहते किसे हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं।
प्राथमिक क्रियाओं से अभिप्राय है कि कृषि से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए लोगों को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। मतलब वे कार्य जिनमें कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण या खनन से संबंधित कार्यों को द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। यानी वे कार्य जो खनन या विनिर्माण से संबंधित है उनको द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तृतीय क्रियाएं वह क्रियाएं जिनको सेवाओं सेवाओं वे क्रियाएं जिनमें सेवाएं दी जाती है उनको तृतीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। चतुर्थ क्रिया में सेवाओं से बढ़कर कुछ जो कार्य किया जाता है उनको चतुर्थ क्रियाओं में शामिल किया जाता है। पंचक क्रियाएं इसमें अनुसंधान के कार्यों को शामिल किया जाता है। यानी जिस प्रकार के अनुसंधान किसी राष्ट्र को उत्थान या नए कार्यों में किया जाता है यानी वैज्ञानिक क्रियाओं को पंचम क्रिया में शामिल किया जाता है। तो आज का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे और वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी ये कोई देख रहा है प्लीज़ जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, उनको नोट्स बनाने में आसानी हो। प्लीज़ धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।